वेलकम दोस्तों, आज हम अपनी इकोनॉमी की थर्ड एपिसोड में जिन कंट्रीज़ को या जिन इकोनॉमीज़ को हम दुनिया में उभरता हुआ देख रहे हैं, जो प्रॉस्पर कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं और जो हमारे लिए एग्जांपल्स हैं, उनको एक दूसरे ज़ाविये से देखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखते हैं किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को, तो उसमें उसकी जीडीपी, उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके फॉरेन रिजर्व्स, इस तरह के हम स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा लगाते हैं इस मुल्क की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ कितनी है। और जब उन इकोनॉमीज़ को हम अपने साथ कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमें जो डिफरेंसेस बज़ाहिर नज़र आते हैं और नॉर्मली जिनके बारे में बात की जाती है वो ये है कि वहाँ पर स्टेट जो है वो मजबूत है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो बड़े डिफाइंड हैं और कॉन्टीन्यूटी है। उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर नेपोटिज़म नहीं आपको नज़र आता, आपको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नज़र आता है, लोगों में एक सेंस जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की वो बेहतर नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड्स होती हैं बिज़नेस के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, एजुकेशन सिस्टम हम समझते हैं उस पर एम्फेसिस ज़्यादा होता है, उसका बजट जो होता है वो रिलेटिवली बड़ा एक आम तौर पे हम यहाँ पे जो है ना वो उसको डिस्कस करते हैं। यकीनन ये फैक्टर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम जो गैर मकबूल पहलू हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं कि और कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर हम इन इकोनॉमीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जिन कंट्रीज़ का इंतखाब किया है या जिन इकोनॉमीज़ का इंतखाब किया है अपने इस कंपैरिजन के लिए, वो हमने अपनी तकरीबन जितनी पाकिस्तान की एज है या इंडिया की एज है हमारे सब कॉन्टिनेंट की, उतनी ही ऑलमोस्ट उन इकोनॉमीज़ की एज है डेवलपमेंट की फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम और इवन वर्स्ट कंडीशंस। तो वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे जर्मनी एंड जापान जो उसमें एक्सेस थे, जो लूज़ किए थे और बड़े बुरे तरीके से जिनको वॉर के डैमेजेस भी देने आज तक दे रहा है। जर्मनी ने लास्ट पेमेंट अभी की है रिसेंटली। और उसके बाद आप देखेंगे जापान और चाइना जो हमारे हमसाए हैं, जो हमारे लिए एक बिल्कुल साथ एक एग्जाम्पल हैं। तो हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको इस हद तक इतनी तेज़ी के साथ दुनिया में पहली 10 इकोनॉमीज़ हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ये दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं इन स्टैंडर्ड्स पे अगर हम इनको तोलते हैं। दोस्तों, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया कि जो बेहतर इकोनॉमीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, हारमनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं जर्मनी, जापान और चाइना को, तो इनमें एक चीज़ जो है वो कदर मुश्तरक है कि वहाँ पर एथनिक यूनिटी है। और फॉर्चुनेटली वहाँ पर आप किसी किस्म का रेशियल वायलेंस या डिफरेंस या डिफरेंट किस्म की जो हैं वो कल्चर्स, रिलीजन्स, एथनिसिटीज़, मतलब इस किस्म की चीज़ों को आप आपस में इंटरेक्ट या कोलाइड करते हुए नहीं देखते। जबकि उसके मुकाबले में हम अपने सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसको हम बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एथनिसिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी नज़र आएगी। तो दोस्तों, अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो जर्मनी में जो जर्मन एथनिक जर्मन्स हैं, जर्मेनिक पीपल जो हैं वो 90% हैं। और जापान में अगर हम देखते हैं तो जो जापानीज़ हैं, जो एक एथनिसिटी है वो 98%। और तीसरे नंबर पे अगर हम चाइना को देखते हैं तो हैन चाइनीज़ जो हैं वो 92%। तो दोस्तों, इसके मुकाबले में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इन ममालिक में बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, ऑलमोस्ट 1% या 1% से भी बिलो हैं। तो वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करती उन सोसाइटीज़ में कोई डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, या इस हद तक कोई भी इस डिफरेंस के साथ किसी भी हवाले से प्ले नहीं कर सकता। तो उनको ये एक एडवांटेज बिल्कुल हासिल है। तो दोस्तों, ये जो एथनिक डिवाइड है ये किस तरीके से किसी माशरे को अफेक्ट करता है, ये हमारे लिए तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप अपने मुल्क में देखें या अपने नेबरहुड में देखेंगे तो हम तो इसका बहुत बड़ा जो है वो कीमत अदा करनी पड़ी। ये जो हमारा बांग्लादेश सागा था ये भी एथनिसिटी की बेस पे था पास में। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया में भी खालिस्तान की मूवमेंट जो है, नागालैंड की मूवमेंट जो है, इसके अलावा आप देखेंगे कि मणिपुर में भी
रिसेंटली जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और अपलोड ये होगी उससे बिल्कुल रिसेंटली अभी, बल्कि करंटली वहाँ पर राइट्स चल रहे हैं, इसके वो भी एथनिक बेसिस के ऊपर हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में भी कुछ कभी हमारे बलूचिस्तान में या उसके अलावा हमारे यहाँ पर माजी में जाग पंजाबी जाग हो गया, सिंधु देश या हमारे KPK में भी बहुत सारी जो हमारी एथनिसिटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी रहती है जिससे वो ट्रिगर हो सकते हैं, बड़े फ्लेमेबल होते हैं हाईली, और उनके जो जज्बात और एहसासात हैं उनको उजागर करके उनके साथ लोग वो जेन्युइन भी हो सकते हैं और उनके साथ प्ले भी किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत हाल में वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सूटेबल नहीं होता, और जो एक इम्प्रेशन ऐसा देता है कि कहीं पर भी आपको अगर आग लगी हुई नजर आएगी या आपको तबाही नजर आएगी तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी स्किलफुल आदमी उस जगह पर जाने से या वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रिलक्टेंट रहेगा। तो ये एथनिसिटीज इस तरह रोल प्ले करती हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम रिलीजियस डिवाइड को देखें तो उसमें अगर डाइवर्सिटी को देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे नेबरहुड में बहुत ज़्यादा है। उसकी बेसिस पे आप देखेंगे इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसाद जो हैं वो अक्सर आप देखते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से अनरेस्ट पैदा होता है। यहाँ पाकिस्तान में आप देखेंगे तो हमारा सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो शिया सुन्नी की सूरत में हो या किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ हमारा कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो वो बाकायदा बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल होते हैं और उसके ऊपर भी लोग बहुत जल्दी जो है वो इग्नाइट हो सकते हैं और उससे भी काफ़ी सारा डेवस्टेशन होती है और इकोनॉमिकल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। और इसको अगर हम देखते हैं अपने हमसायों में भी तो हमारे ईरान, सऊदीया जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा सेक्टेरियन डिफरेंस भी है, उसके साथ एक उनका एथनिसिटी का भी एक ऑनगोइंग जो है कॉन्फ्लिक्ट है, ये पर्शियन अरेबिक। तो ये दोनों फैक्टर्स वहाँ पर एट प्ले हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कितना बड़ा आप वहाँ पर तनाव देख रहे हैं बड़े मुस्तकिल कितने अरसे से। अगर आप देखें तुर्की में जो हमारे लिए एक मुसलमान दुनिया में फिर एक बेहतर इकोनॉमी या एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें भी कुर्द जो हैं वो एक माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो तकरीबन काफ़ी सारी एक ऐसी उनकी परसेंटेज है जो कि अफेक्टिव है। तो आप देखें कुर्द के जितने भी एरियाज़ हैं बॉर्डर के साथ, वहाँ तुर्की में वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट होता है। तो वहाँ पर एथनिसिटी की वजह से आप देखें कितना सारा एक डिस्टर्बेंस वहाँ पर भी है। अब उसी तरीके से सीरिया में भी जो सारी जो वॉरफेयर है इट इज़ ऑल्सो अराउंड द सेम काइंड ऑफ डाइवर्स एथनिसिटीज़, जिनके साथ दुनिया के लिए या पावर ग्रीडी लोगों के लिए या जिन लोगों को उससे कोई बेनिफिट होता है, बड़ा ईजी होता है किसी खिते में इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल पाया जाता है कि वो अनरेस्ट को जो है ना बड़ी जल्दी जो है वो तूल दे दे या उसको बढ़ावा दे दे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इकोनॉमीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जिसका तल्लक है और जो बड़े आराम से तमाम लोग ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं, वो हमारा नेबरहुड है। हमसाये जो हैं उसके इस्लाम में बड़े हकूक़ हैं, हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए उसकी एक मकाम है, तो यकीनन उसकी कोई वजह भी है। हमसाये जो होते हैं हमारे, उनका एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारे अपने हालात पे, हमारी पॉलिसीज़ पे और हमारे स्टैंडर्ड्स पे। तो आप देखें अगर जितने भी डेवलप वर्ल्ड है, अगर आप जापान को देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द कोई हमसाये ऑलमोस्ट है ही नहीं, वो बिल्कुल पानी के दरमियान में। तो वो इस सिचुएशन से ही जो है वो फॉर्चुनेटली वो बचे हुए हैं। और आप देखें कि बहुत सारी कुदरती आफात के बावजूद वहाँ पर बेतहाशा दफ़ा ज़लज़ले आए हैं, सैलाब आते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर बेतहाशा डेवस्टेशन होती है, उसके बावजूद वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत तगड़ा मैसेज है कि हमारे हमसाये अगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ हॉस्टाइल हों और उसके अलावा अगर बहुत कुदरती आफत जितनी बड़ी नौयत की आ जाए तो वो लेस डैमेजिंग है बनस्बत इंसान बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, जो बज़ाहिर तो उतना नज़र नहीं आता, लेकिन वो हमारे सोसाइटी के अंदर इस तरह की बीमारियां आती हैं उससे जिससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ओपन जो एक आपका एक कुदरती आफत है या बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो डेवस्टेशन है जो आपके सामने है, जो आपको नज़र आ रही है, तो उससे कोप करना रिलेटिवली आसान देखा गया है जापान के केस में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर हम जर्मनी को देखें तो उनका नेबरहुड जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर देखते हैं हम तो यूरोप जो है उसने बहुत सारा इवॉल्व किया है इनटू यूरोपीय यूनियन और उसके अलावा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, जबकि हिस्ट्री जो है इनकी फुल ऑफ हॉस्टिलिटी है और बहुत ज़्यादा आपस में इनकी जंगें रही हैं। यूरोप में ब्रिटेन की, फ्रांस की बहुत बड़ी दुश्मनी रही है, राइवलरी रही है और वहाँ पर भी एथनिसिटी, रिलीजन, सेक्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है इनका भी किरदार रहा है माजी में, लेकिन वो इस चीज़ से सीखे उन्होंने इवॉल्व कर लिया और आज वो जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक फ्री उन्होंने इकोनॉमी बना दी है और उससे वो उनका जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा सेफ एंड साउंड है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कितना शिफ्ट आ गया वहाँ पे भी पॉलिसीज़ में, सोचने के तरीक़ों में, और दुनिया को, इंसान को वहाँ पर ये समझ आ गई है कि इकोनॉमी की जो बका है और जो इसका फंक्शन है इट इज़ ओनली पॉसिबल जब आपके हमसाये जो हैं वो खुशहाल हों। तो दोस्तों अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ
हुआ और बहुत बड़ी नेशन जिसने बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन आज़ाद होने के बाद देखी, फिर एक इनकलाब देखा बहुत बड़ा, फिर उस इनकलाब के बाद माओ ज़ेडुंग का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक बहुत बड़ा वो भी इकोनॉमिक फेलियर था, जिसके बाद उन्होंने फिर मज़ीद एक टर्मोइल्स देखे, इकोनॉमिक डाउनफॉल्स देखी और पूरे हालात देखे। उसके बावजूद इस वक्त वो दुनिया में इतना ऊपर आ गए। तो चाइना को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो उसमें वो वाहिद मुल्क है या एक कंट्री है जिसने ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है कि उन्होंने अपने जहाँ पर हॉस्टिलिटी है वहाँ पर भी उन्होंने गुर्बत नहीं आने दी। यानी चाइना ने प्रैक्टिकली ये प्रूव किया है कि आपका दुश्मन पैसे वाला है, खुशहाल है, तो ही लेस डेंजरस कि अगर आपका दोस्त जो है वो पुअर है। आप उसको देख सकते हैं अफगानिस्तान के केस में, आप पाकिस्तान की दोस्ती होने के बावजूद जितना डैमेज हमें इंडिया ने नहीं किया उतना आप अफगानिस्तान से होते हैं। जितनी कैजुअलिटीज़ आपकी उस वॉर में हुई हैं, जितना थ्रेट आपको वहाँ से होता है तो वो ज़्यादा होता है। लेकिन ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड या आप अपेरेंटली दोस्त नज़र आते हैं। ऐसे ही आपका ताल्लुक ईरान के साथ है कि हमारे मुस्लिम ममालिक भी हैं, हमारे इनके साथ कई जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि हमारा एकता भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी टेंशन जो है वो हर वक्त ऑन गोइंग होती है। पाकिस्तान में ड्रग्स स्मगलिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं चाइना को, तो उनकी जहाँ पर कन्फ्रंटेशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब उनके सफारती तल्लुकात भी जिन मुल्कों से ठीक नहीं है, जहाँ पर उनका बाकायदा क्लेम्स हैं, जैसे आप ताइवान को ले लें, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक केस है ताइवान चाइना, उनका क्लेम है इवन चाइना ऐसी किसी भी कंट्री के साथ तल्लुक भी नहीं रखता जिसका ताइवान के साथ कोई लेना देना या कोई ऑफिशियल किस्म का तल्लुक हो। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें कि ताइवान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उन एक्सपोर्ट्स में मेजर शेयर होल्डर चाइना है। जो एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके इकॉनमी के लिए सबसे एसेंशियल हैं और वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ी हैं और वो बिल्कुल छोटा सा खिता है। तो चाइना जिस तरीके से उनसे माल परचेज़ कर रहा है, इकॉनमी को मजबूत रख रहा है। इवन ताइवान के मैक्सिमम लोग जो बेहतर पोजीशंस पे होते हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ में एजुकेशन वो वहाँ हासिल करते हैं, जबकि उनकी ओपन दुश्मनी भी है। तो वो किस तरीके से उनका, इसी तरीके से आप इंडिया के साथ देखें, करंटली अभी उनका एक ऑन गोइंग इशू है बॉर्डर्स के ऊपर। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर चाइना ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है अकॉर्डिंग टू इंडिया। उन्होंने जो है ये इंटरनेशनल लॉ की या बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है और इस तरीके से मामला चल रहे हैं। उसके बावजूद इंडिया की अगर आप एक्सपोर्ट्स का डाटा निकालेंगे तो उसमें चाइना सबसे मेन कंज्यूमर होगा उनकी गुड्स का, जबकि चाइना उससे बेहतर गुड्स भी अपने हमसायों के से अच्छी गुड्स बाहर से नहीं लेता। लेकिन चाइना को बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे अगर हमसाए जो हैं वो इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, वो खा जितनी भी दुश्मनी हो तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और वो जब पैसे आ जाएंगे तो यकीनन वो बिहेव भी बेहतर करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में उन्होंने CPEC की मद में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिस तरीके से वो अपने खित्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी आप अगर ग्रोथ देखेंगे तो उन्होंने हाइट्स जो हैं वो अचीव कर ली हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ दी हैं ग्रोथ में, प्रोडक्शन की क्वालिटी में, उसके अलावा एफिशिएंसी में, उसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जो हैं तकरीबन दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं वो उनसे ड्यू टू देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू देयर एफिशिएंसी और जो उनकी जो टाइम सेविंग कैपेसिटी है जिसके अंदर वो ज़्यादा प्रोडक्ट थोड़े टाइम में बनाते हैं, और उसके साथ साथ वो अपना ये सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं और अपने दुश्मनों के साथ भी ट्रेड को मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबक है दुनिया के लिए कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस किस्म की मर्ज़ी हुकूमत लें किसी कंट्री में, जब तक उस कंट्री के इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं होंगे वहाँ पर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। जबकि इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हम हमेशा हुकूमतों को बदल बदल के देखते रहते हैं। अफगानिस्तान में भी हमने वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी देख ली बड़ी लिबरल, वहाँ पर इंतहाई कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भी हमने देख ली, फिर हमने USA का होल्ड भी देख लिया। अब दोबारा हम वो देख रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे बिकॉज लोगों को स्किलफुल बनाना होगा और लोग जब बेहतर होंगे, उनके पास पैसे आएंगे तो वो बिहेव बेहतर करेंगे और इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाएगा। यूरोप में भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे यहाँ पर जितने भी लिबरल्स हैं, हम लोग भी, सब लोग वो ये मिसाल देते हैं यूरोप की, इवन कंजर्वेटिव्स भी, कि वहाँ पर लोगों का कितना अच्छा कंडक्ट है, कितना वो लॉ अबाइडिंग है, कितने वो बेहतर हैं। बड़े पाकिस्तानियों के या इंडियंस के जो लोग वहाँ से होके आते हैं तो यहाँ आके वो ये बड़ा इस चीज़ का प्रचार करते हैं, जब तक वो ये नहीं सोचते कि उन लोगों का यही कंडक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या कहाँ था, जब उन्होंने पूरी दुनिया पे एक अनलॉफुल कब्जा किया हुआ था। इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी जो पहले कंपनीज की मोड में आए और उन्होंने यहाँ आके लोगों का माल लूटा, लोगों में डिफरेंसेस पैदा किए, दुश्मनियाँ पाली, गद्दारियाँ करवाई एक दूसरे के साथ, और उसके बाद उन्होंने वही माल वहाँ ले गए, यानी लोगों के वसाइल लेके जाके आज वो मौजिज़ बन गए। तो इसी तरह अरब में आप देख लें कितना बड़ा चेंज है, ऑयल निकलने से पहले और आप देख लें तो वहाँ पर भी कोई एजुकेशन, कोई पॉलिसी, ज़्यादा पैसे ने इफेक्ट किए, रिसोर्सेज निकले। जैसे कहते हैं कि जब हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो जब पैसे आते हैं तो फिर सब तमीज़ और तमद्दुन आ जाती है। तो दोस्तों, जिन माशरों में हमने देखा है कि एथनिक डिवाइड नहीं है फॉर्चुनेटली, जिसकी वजह
से उनको उस मसाइल से नहीं गुजरना पड़ता। नेबरहुड जो हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और बेहतर हैं और प्रॉस्परस हैं, तो वहाँ पर फिर वो हम उनकी वैल्यूज़ भी अगर देखें उन कंट्रीज़ की तो वो भी बहुत डिफरेंट है हमारे से। यानी कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्पेक्ट, ऑनर, इसके अलावा जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर जो एम्फेसिस है वो माइल्स अहेड है हमसे। बिकॉज उनका यूनिफॉर्मिटी है एथनिसिटी में, तो उनका जो तकरीबन माजी है वो ऑलमोस्ट सबका एक है। उनकी जो उसके ऊपर ऑनर है, जो उनकी अपने ऊपर फ़ख्र है अपनी पुरानी ग्लोरीज पे। प्री वर्ल्ड वॉर 2 भी जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत रहा है, इसके अलावा जापान भी बहुत बड़ी ताकत रहा है, तो उन्होंने दोबारा रिकवर करने में उसको उस चीज़ ने बड़ा हौसला दिया कि तो उन्होंने अपने माजी से भी लेसन हासिल किए। उसके बाद उन्होंने मेहनत पर यकीन किया। उन्होंने किसी इंसान की जो जजमेंट है अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो उसकी अकॉम्प्लिशमेंट है उसकी बेस पर मबनी है। दोस्तों, अगर हम इसके बाद चाइना में, जापान में, जर्मनी में वैल्यूज़ देखें जो यहाँ से डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हमें नज़र आएगा कि वहाँ पर जो है वो एक्शंस जो हैं वो लोग उसके ऊपर किसी को जज करते हैं बजाय इसके कि नज़रियात पे या किसी के उसने क्या लिबास पहना हुआ है या किस तरीके का उसका जो है वो बिलीफ सिस्टम है। उससे ज़्यादा वहाँ पर आपके एक्शन से, आपके रिजल्ट से, आपकी अकॉम्प्लिशमेंट जो होती हैं दुनिया से रिकगनाइज, उसकी बेसिस के ऊपर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किसी के लिए जो बहुत इरिटेटिंग और अनएक्सेप्टेबल सी बात है वो करप्शन है, वो झूठ बोलना है, वो गन मचाना है, क्योंकि वो लोग उन लोगों का ब्रॉटअप उस सोसाइटी में होता है जहाँ पर एम्फेसाइज इस पे किया जाता है। और उसके बाद उनको जो है वो किसी ना किसी स्किल में, अपने किसी प्रोफेशन में उनको बहुत ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता है। वहाँ पर एक इन्वायरमेंट है स्पोर्ट्स का। आप अगर ओलंपिक्स भी देखेंगे, दुनिया के स्पोर्ट्स भी देखेंगे, तीनों कंट्रीज अपने अपने काफ़ी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं, वो उसको बहुत ऑनर करते हैं। ऐसी जो बहुत ऐसी फील्ड्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ में, हमारी प्रोडक्टिविटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं, वहाँ पर उनको बहुत इंडोर्स किया जाता है। और इसके अलावा आप ट्रेल करते हैं सोसाइटी में, डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। वहाँ पर एक ऑनर और एक इंटेग्रिटी, एक कॉमन जो उनकी हिस्ट्री है, क्योंकि एथनिसिटी एक है तो वो अपने कल्चर और हिस्ट्री पे सब लोग तकरीबन सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी वहाँ यकजहती है। उसके साथ साथ वो उससे वो एक ऐसी प्राइड हासिल करती है कि वो उनके अंदर एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम या एक ये जो मांगने का और ये जो चैरिटी का हमारा कल्चर है उससे वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो उनके अंदर है, जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, ये इन वैल्यूज से पैदा होता है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, तो किसी भी इंसान को आपके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की अगर तलाश हो और उसके अंदर कोई स्किल ना हो, उसके अंदर कोई किसी कंपेटिटिव दुनिया के किसी ट्रेड में compete करने की सलाहियतें मौजूद ना हो, या उसने अपनी सुस्ती या किसी वजह से उसको हासिल ना किया हो, तो वो लोगों के पास ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उनको ये जो उनका एक डिमांड है इंसान की जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है वो उनको मिल जाती है। वो कोई कल्ट्स हैं या कोई ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं या एक्सट्रीम किस्म के हमारे इस तरह के ग्रुप्स हैं डिवीज़न की वजह से, जहाँ पर जो हैं वो हम लोग इज़्ज़त, हमें वोट, हमें जो है वो पजीराई वो विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी हार्ड वर्क बड़ी आसानी से मिल जाती है। जैसे कि आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़ुसूसन हमारे जो जवान हैं आज के दौर के, वो बड़े इजीली जो हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो वो कभी किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, कभी वो किसी ऐसे कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर वो सेंस ऑफ उनको बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट होती है, और वो इस तरीके से फिर वो आगे से आगे और वो जितना ज़्यादा उसमें अनरेस्ट क्रिएट करेंगे या हेटफुल बात करेंगे उतना उनको वोट मिलेगा। स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। कोई जाति ही नहीं बना रहे, हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को एक वीडियो में भी दिखाया, खैर उसका हवाला भी फिर भी देंगे, जिस तरीके से इंडिया जैसी कंट्री में जो इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा, इवन रेशो में भी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया है आईटी की फील्ड में, और उनके अंदर ज़्यादा एस्पिरेशन थी बहुत मुश्किल हालात की वजह से, और इकोनॉमी को बेहतर करने में उनकी पॉपुलेशन का भी बड़ा किरदार है। उसकी होते हुए भी वहाँ पर हेटफुल नैरेटिव्स बिक रहे हैं। ऐसा नैरेटिव जो है वो किसी भी कंट्री में जहाँ पर एथनिक डिवाइड होगा, रिलीजियस डिवाइड होगा, बड़ा इजीली बिक जाता है। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई बंदा अलहदगी का नारा लगाएगा और अपनी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ किसी पे बड़े आसानी से डाल देगा तो वो लोगों को वो अपील करेगा।
तो नेचुरली यहाँ पर हमारे पास इस तरह के बेतहाशा हम एक अटायर पे, यानी इंडिया में आप देखेंगे ख़ास किस्म के लिबास जो हैं वो पहनने से आपको किसी न किसी ग्रुप में आपको एंट्रेंस मिल जाती है। इसी तरीके पाकिस्तान में भी हम ख़ास किस्म की अगर अपने लुक बनाते हैं, एक ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो वहाँ हमें रिस्पेक्ट मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद जो होता है वो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, और ये जो हमारी लाइफ के अंदर ये जो हमारा एक इंसान का पैदाइश से लेके बड़े होने तक जो उसको अटेंशन चाहिए, जो उसको अप्रिसिएशन चाहिए, वो सारी हमें वैसे ही मिल जाती हैं। कोई बहुत अच्छा नारा मारने से, यानी हम पाकिस्तान में अगर कॉमनली देखें कि एवोल्यूशन जो है उसकी थ्योरी आप कहीं भी देखेंगे या कहीं पर भी उसको लिखा हुआ इंटरनेट पे देख लें, अगर वहाँ पर कमेंट्स होंगे तो पहला जो कमेंट जिसमें सबसे लाइक्स होंगे वो यही होगा कि आपके वाले जो हैं वो बंदर होंगे, हमारे तो नहीं थे। जब उस पर फिर लाइक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इतनी सी बात करने से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाएगी। जबकि अगर वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऐसे नैरेटिव्स हैं जो सपोर्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी को गलत साबित करते हैं, मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर रिसर्च करके उसको साबित करने की कोशिश करेगा तो बड़ा मुश्किल काम है, जो उसके लिए डिफ़िकल्ट भी बहुत है, ना उसके पास उसका टाइम है। तो उसने जो ऑडियंस की डिमांड है उस हिसाब से अपने लिए बड़ा आसान हल निकाल लेंगे। ऐसी कोई भी बात करने से हमें चीप पब्लिसिटी जो है ना वो उसको हमारे यहाँ प्रमोट करने में आसानी मिल जाती है, सोशल मीडिया पे भी, मीडियम्स पे भी। इसी तरह से अगर हम अपने कल्चर में देखेंगे तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उससे बेनिफिट भी लोग ले लेते हैं। कोई नवाब हैं, कोई चौधरी हैं, कोई मलक हैं, कोई शेख हैं, इस तरीके की जो हमारे नामों के साथ हम अपने माजी को एसोसिएट करके उसमें जो बहुत ज़्यादा ऑनर फील करते हैं, और वो भी हमें एक वो जिसे बोलते हैं चीप सेंस ऑफ ऑनर मिल जाता है, और ये भी एक हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कोई लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर या कोई भी हेट्रेड की बेसिस के ऊपर कोई भी ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर उनको लोगों की जो एसोसिएशन है वो हासिल करने के लिए उनको अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए भी वो बड़ा इजीली वो लोग दस्तयाब होते हैं। तो वहाँ पर भी हमारे पास ग्रुप्स बहुत सारे मौजूद है। तो ये रोल भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो है फैक्टर्स प्ले करते हैं, जिससे हमारा मुआशरा जो है वो एक ऐसी फील्ड ही क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसी वैल्यूज ही क्रिएट नहीं कर सकता जिसमें हम किसी को जज करें। तो ये हमारा एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम है जो एड्रेस होना चाहिए बड़े शरीफ तरीके से। तो दोस्तों अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें एक चीज़ बड़े गौर से देखनी चाहिए। हम इसका अगर खुलासा करें इस तमाम अपनी एपिसोड का, तो हम ये इससे अखज़ करते हैं कि चाइना में, जापान में, जर्मनी में एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो इन सब चीज़ों के होने के साथ साथ जो है वो उनमें एक ट्रेड जो है जो उन्होंने खुद पैदा किया, वो उनके अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वीकनेसेस है, एडमिशन ऑफ देयर डिफीट्स हैं। यानी उन लोगों ने पहले एडमिट किया है अपनी वीकनेसेस को, बजाय इसके कि उनको हमने एक्सक्यूज़ बना के या कोई ना कोई अपना हमने दुश्मन बनाया है। अपनी डाइवर्सिटी का या अपने मुल्क में ज़्यादा किस्म का डिवाइड होना, वो हमारा इलाकाई डिवाइड है या हमारा जो हमने पहले बात की है, जितने भी किस्म के हमारे डिवाइड्स हैं उन पे हमने डाल देना जो है आसान समझा है। उसके बरक्स अगर हम चाइना में देखते हैं, जितना अरसा उन्होंने ब्रिटिश राज में गुजारे, उन्होंने उसको बाकायदा तौर के ऊपर एक नाम दिया है कि सेंचुरी ऑफ शेम। जबकि हम जो ब्रिटिश राज के हमारे यहाँ पे आप कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लोग उसके मॉनिटर्स थे, जिस तरह क्लास मॉनिटर होता है, तो यहाँ हमारे जो इलाकों में उनके मॉनिटर्स थे वो आज भी पीर हैं, नवाब हैं, आज भी वो प्रिविलेज्ड हैं, और हम आज भी उनको ऑनर करते हैं। लोगों के रश होते हैं उनके पास, और दे आर स्टिल इन द रूलिंग क्लास। और हमने बजाय इसके कि उसको एक सेंचुरी ऑफ शेम समझा हो, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया हो, उनका कोई कसूर नहीं, तो फिर हमारी सोसाइटी में एक जो है वो पैदा होगा कि हम बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे जर्मनी को, तो जर्मनी जो है वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाकायदा तौर के ऊपर इस तरह की ब्रांडिंग्स की गई डिफरेंट जगहों पे, मशहूर जगहों पे, जहाँ पर लिखा होता था यू आर अ डिफीटेड नेशन। तो वो ये देखते थे कि हम हारे हुए हैं, और उनके अंदर एक जो है वो रिजेंटमेंट तो थी, लेकिन उन्होंने उस अपनी हार को और उससे जुड़े हुए एक दर्द को एक बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है वो बाउंस बैक किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। जापान में भी इस तरह से कल्चर पाया जाता है। आप उसके अगेंस्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक किस्म के जो लोग हैं टीवी पे, वो भी बिल्कुल गैर यकीनी और नॉन प्रैक्टिकल किस्म के बयान देंगे और बातें करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होता। क्लिप्स इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑडियंस को गैदर करने के लिए जो है ना एक किस्म का डिस्प्ले करते हैं। This is time that we must rise to the occasion. इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे भी होंगे। Turn around. Literally in 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे।
we'll be the superpower of the world. In 5 years, I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 या 5 हफ्ते में मामला ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। शुरू हो जाएंगे, सिर्फ शुरू हो जाएगी, लोगों को खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन। ना खास्ता खुदा ना खास्ता, अल्लाह की मर्जी नहीं तो मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ यार ये क्या। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव लोग हैं, तो वो हमारे तमाम तर जो कोताहियाँ हैं उसका जो रुख है वो या तो किसी हमारे ऑपोजिट रिलीजन की कोई साजिश कॉन्स्पिरेसी की तरफ हमें जो है वो राग़िब करते हैं, हमारा एक परसेप्शन बनाते हैं। और हमारे यहाँ रैशनैलिटी का बड़ा फुकदान हो गया, हर तरफ एक एक्सट्रीम है। और जो हमारे बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हमारे यहाँ कोई ये बात नहीं करता कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है उसके बावजूद एजुकेशन से प्रोडक्टिव बच्चे क्यों नहीं निकल रहे, या उस तरफ इनकरेज क्यों नहीं हो रहे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी ना किसी सूरत में तो बिल्कुल छोटा हो या बड़ा हो है, उसको हम नहीं देखते। हमने कभी कोई MNA MP मेयर चूज करते हुए ये नहीं देखा कि यह इसकी कैपेबिलिटी क्या, उस पर हमने उसके मेरिट्स पे कभी कंटेस्ट नहीं किया। किसी मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन, यानी कि आप किसी पार्ट का बॉडी के इलाज करवाना हो तो आप स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं, फिर उसका भी तजर्बा देखते हैं। कोई गरीब से गरीब आदमी को भी इतनी सेंस है पाकिस्तान, क्योंकि इतना उसको सिखाया जाता है। जबकि जब हमने मिनिस्टर रखना होता है एजुकेशन का, उसका कई दफ़ा मैट्रिक खुद नहीं होता। ऐसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ पर हम मिनिस्टर रखते हैं उसके ऊपर हम ना प्रोटेस्ट, हम इश्यूज़ पे कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। कहीं पर वायलेंस होएगा हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कहीं पर कोई ऐसे हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम इग्नाइट होते हैं सिर्फ हेट्रेड पे, बुराई पे हम इकट्ठे हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि वायलेंस क्रिएट कर सकती है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकती है, उस पर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो नैरेटिव्स होते हैं ये किसी न किसी अवाम को अपील कर रहे होते हैं, और जो अपील करने वाली बातें होती हैं वो ज़्यादा सेंटिमेंट्स को, ज़्यादा थॉट्स को गैदर करती हैं। इसी वजह से वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा की जाती हैं। आप अगर देखेंगे तो जो भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ के मारेगा, बहुत जनाब साहब उठ के बोलता है, उसकी जो मैसेज हैं वो हमारे मीडिया ज़्यादा दिखाते हैं, बजाय इसके कि जो सब्सटेंस पे वो बड़ा बोरिंग हो जाता है। जैसे कि आप ये वीडियो में देखेंगे अभी कि एक मीडिया चैनल पे एक साइंस के मुताल्लिक किसी बच्चे ने कुछ बनाया है या यंगस्टर ने, तो उसके जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो किस तरीके से उससे बिहेव कर रहे हैं, ये इट इज़ नॉट मतलब ये मजाक के लिए नहीं, ये शो करता है कि हमारा इंटरेस्ट होएगा तो हमें किसी चीज़ का पता होगा। आके लगे होते हैं कि करना क्या है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का है। एक आ सकते, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी नहीं। बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है रेसिंग कार है तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी ज़्यादा वो पसंद किए जाते हैं जो फड़िए टाइप पॉलिटिशियन हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम कहते हैं बड़ी गल करते हैं, बड़ी बात करेंगे, बड़ा जनाब साहब स्टाइल से, एक्शन से, तो वो सब्सटेंस पे कोई बात नहीं करता। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। जो आज हमें देना चाहता है, हम पाकिस्तान हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब होएगा, गाली हम सदर को देंगे। हमारे मुल्क में अगर रोड ख़राब है तो हम चीफ को देंगे। हम हर चीज़ की गाली बहुत ऊपर चले जाते हैं, हम अपना लेवल ही नहीं समझते, क्योंकि वो उनको देने से हमें पजीराई मिल जाती है किसी बड़े बंदे का नाम लेने से ना। तो ये हमारा एक स्टेंट होता है, हमारे इससे हमारी सिंसेरिटी अपने मुल्क के लिए शो नहीं होती। हम जब इलाज कराने जाते हैं तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि गरीब तरीन बंदे को भी पता है कि माहिर से इलाज करवाना है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ में देखा है कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं और वो मेरी अपने एक मुलाजिम को चेक करवाना था तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि इसके माहिर नहीं है, ये उनसे करवाएं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो पैसे देने को भी तैयार था, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन हम अपनी एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज़ को देख लें, हम चीज़ों को देख लें, वो हमने कभी सिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार इस तरह वोट नहीं देना। अगर वो कोई इररेलेवेंट या इनकॉम्पिटेंट बंदा किसी गलत जगह पर लग जाए तो उसके ऊपर एहतजाज होने चाहिए। आपकी जो मेन इशूज़ हैं, हम कभी सारे इकट्ठे होकर किसी स्कूल में गए हैं जिसकी बिल्डिंग से लेके जिसके स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी सारी तनख्वाहें गवर्नमेंट दे रही है, हमने उनको तो कभी कुछ नहीं कहा। तनख्वाहें हमें सिर्फ फौज की नज़र आती हैं, जजों की आती हैं, वो हमारे टैक्स से पैसों, टैक्स हम में से कोई भी नहीं देता। खैर वो इकोनॉमी में अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, कभी बताएंगे कि जो अमेनिटीज़ हम एंजॉय करते हैं उसके अगेंस्ट हमारे मुल्क में कोई भी टैक्स नहीं देता। ये भी गलत फहमी लोगों को, हमारे टैक्स से पैसे, कोई किसी के टैक्स के पैसों पर नहीं पल रहा उस हिसाब से। जो ये सर्विस है ये बड़ी एक्सपेंसिव है,
एज कम्पेयर टू द जो आप प्रिविलेजेस दे रहे हैं किसी को भी। आप हमारी कंट्री का ये जो मिजाज है खुसूसन कि जो भी कहीं पहुंच गया उसको अपने लेवल पे लेके आना है, बजाय इसके कि हम उस लेवल तक पहुंचे। पहलवान को कमजोर करने वाला ये जो है ये एक बड़ा टॉक्सिक रोल प्ले कर रहा है, और वी आर नॉट एबल और रेडी टू एडमिट आर वीकनेसेस। और कोई बताता है वो बात किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए जो लोगों को गालियां दे कहता है आपके साथ गलत हो गया इस वजह से, वो कहता है जी इसकी वजह से इसकी वजह से, वो हम सुनते रहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि हम अपना सुना है। लेकिन आप उनकी फाउंडेशन देखें, जिस वक्त वो दोबारा तरक्की के रास्ते पे शुरू हुए हैं तो व्हाट वर दे थिंकिंग, और हम आज तक भी ये बात नहीं सोच सके कि वी आर अ डिफीटेड नेशन। हमने भी एक सेंचुरी नहीं बल्कि सेंचुरीज ऑफ शेम गुजारी हैं, और ये जो हमारा शेमफुल माजी है उसकी अलामतें जिन लोगों को हमने नवाब बनाया हुआ है, उसके बाद अब हम फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे और यकीनन एक तब्दीली रूनुमा हो जाएगी, और इसको हाईलाइट करेंगे और सब्सटेंस के ऊपर जो है हम हाईलाइट करेंगे इश्यूज को। हम एक अपेरेंट जो है वो पब्लिसिटी या लोगों को अपील करने के लिए थॉट्स को या मासेस को कंटेंट से ज़्यादा कोशिश करें कि कंटेंट की जो डायरेक्शन है वो सब्सटेंस के ऊपर होनी। तो दोस्तों जाते जाते अगर हम कूजे में समेटने की कोशिश करें तमाम बातों को जो हमने की हैं तो वो उसी लतीफ़े में आ जाती हैं कि हमारी हालत उस बंदे जैसी है जो बहुत अरसा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के जो है ना रोता है औलाद के लिए, पीरों से आगे पीछे हर जगह जाता है। तो एक दिन कोई उससे पूछ लेता है सियाना बंदा कि आपकी शादी हुई है, अगर शादी कोई नहीं हुई मेरी। तो हमारे पास जब तक हमारी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, हम बच्चे की दुआ कर करके रोई जा रहे हैं सारे, और हमारे पास जो है ना उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं है, तो ये हमारा हालात रहेंगे और ये कंटिन्यूस ही रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।